हेलो लव यू। आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ना हम लोग ये जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर किन किन सब्सटेंसों का सर्कुलेशन होता है, किन किन सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो वेरी सिंपल, हमारे बॉडी में ना एक्चुअली क्या होता है कि कुछ इसेंशियल सब्सटेंसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ जो मेटाबॉलिक वेस्टेज जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसेंशियल सब्सटेंस बोले तो क्या कि जैसे मान लो कि अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना खाया इट मीन्स क्या कि आपको इसेंशियल सब्सटेंस की जरूरत है, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो वो न्यूट्रिशन अगर मान लो कि किसी आपके बॉडी पार्ट के वन ऑफ द पार्ट में वो सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, और सिंथेसाइज होने के बाद अगर उस बॉडी पार्ट से अगर दूसरे बॉडी पार्ट में अगर वो जा रहा है ना तो आप उसको क्या कहोगे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वैसे ही क्या कि हमारे बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज जनरेट होता है, तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है ना वो भी हमारी बॉडी से क्या है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट होता है एंड द टाइम इट विल कम कि उसको हमारे बॉडी से एक्सपेल किया जाता है। तो ये जितना है आपका ट्रांसपोर्टेशन, आइदर इट इज ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंस और इट इज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज, ये कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ना, यही आज हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के अंदर, और दैट इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना एक्चुअली ये कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स को, ओके, या थ्री सिस्टम्स को। फर्स्ट दैट इट इज योर पंपिंग ऑर्गन एंड सेकेंड दैट इज व्हाट, इट इज योर system of vessels and third that is the circulatory medium. Okay, so that you will remember. Pumping organ in our body, the pumping organ is heart. What it is? Heart. So remember that this pumping organ in our body is heart. Okay, so what it is said कि चलो ठीक है पंप करना है, ठीक है, पंप करके ब्लड को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है, लेकिन कैसे कराएगा ये हम लोग जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। लेकिन जो आपका नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ वेसल्स, वेसल्स कौन कौन है जिसके हेल्प से आपका जो इसेंशियल सब्सटेंस या जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को जाएगा। तो याद रखना कि जो आपका सिस्टम ऑफ वेसल्स है ना इट इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। वन दैट इज योर वेन्स, सेकेंड आर्टरीज, third that is capillaries. Okay, next it is said कि what is circulatory medium. Okay, so third is what, that is the circulatory medium. Now see बच्चे, what is the circulatory medium? medium का मतलब क्या कि किसके हेल्प से आपका इसेंशियल सब्सटेंस और जो आपका मेटाबॉलिक वेस्टेज है वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है या वो आपके बॉडी से बाहर जाता है। याद रखना हमारे बॉडी के अंदर ये जो सर्कुलेटरी मीडियम है ना इट इज एक्चुअली टू, वन दैट इज योर ब्लड एंड सेकेंड इज योर लिम्फ, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस ना अबाउट दिस ब्लड। ओके, कि ब्लड है क्या, ब्लड का क्या फंक्शन है। तो अगर आप पहले ब्लड को समझोगे ना तो इससे रिलेटेड कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, फिर हम लोग वेसल्स को जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे इस पंपिंग ऑर्गन को दैट इज कॉल्ड द हार्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट, इट इज द ब्लड। व्हाट इट इज द ब्लड। नाउ आवर टॉपिक इज circulatory medium, that what are the circulatory medium through which our substances can be transported in our body. So it is say that, right now I said कि there are two mediums, one that is blood and second is what, lymph. Okay, तो सबसे पहले ना हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड को कि ब्लड है क्या, ठीक है, और ब्लड कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो जरा ध्यान से ब्लड, पहले मैं इंट्रो कर लूँ कि ब्लड का इंट्रो क्या है। सो इट इज सेड दैट कि जो ब्लड है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ब्लड की कि ब्लड क्या, तो ध्यान देना बच्चा कि जो ब्लड है ना एक्चुअली ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जो कनेक्शन जो है ये क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो यू कैन से इट इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड थिंग क्या कि आप देखोगे कि जो ब्लड का कलर है ना, द कलर ऑफ ब्लड इट इज रेड। तो चलो कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो कलर है इसका क्या, रेड इन कलर। ओके, सेकेंड थिंग क्या करता है ब्लड से रिलेटेड कि जो ब्लड है, ठीक है,
ये आपकी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसेंशियल सब्सटेंस जो आपका मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको हमारे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इसके अलावा आपका ब्लड हार्मोन्स, एंजाइम्स, शुगर, ओके, दैट इज द ग्लूकोज, लिपिड, जितना आपका इसेंशियल सब्सटेंस ना उन सबको भी क्या करेगा, ये आपका ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो याद रखना इसके अलावा क्या है कि आप लिख सकते हो कि ये इसेंशियल सब्सटेंस एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्टेज इसका क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। सो यू विल राइट दैट कि essential substance as well as metabolic wastage can be transported. ओके, नेक्स्ट क्या कहता है कि जो ब्लड है ना, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स को, एक प्लाज्मा, दूसरा ब्लड से। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो ब्लड है ना, इट इज जस्ट यूज टू कंसिस्ट टू मेन पार्ट, वन दैट इज योर प्लाज्मा एंड सेकेंड इज योर blood cells. Okay, see बच्चे, so first thing ना कि I have to discuss about this one, okay, that is the plasma, कि what is plasma। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, plasma that it is very important, okay, plasma I am going to discuss। plasma है क्या, देखो ध्यान से, एक्चुअली जो प्लाज्मा है ना, ठीक है, ये आप अगर प्लाज्मा को देखोगे तो ये आपको ना थोड़ा सा पेल येलोइश कलर में दिखाई देगा, या आपके एनसीईआरटी बुक जो है वो सीधे क्या लिखता है कि इट इज कलरलेस फ्लूइड, ठीक है। तो अगर ब्लड अगर आपका फ्लो करता है ना, तो फ्लो करने के पीछे एक ही वजह है, वो क्या है, आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ही वो है जिसकी वजह से ब्लड क्या है, फ्लो करता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट कि प्लाज्मा इज योर वाटरी सब्सटेंस, व्हाट इट इज, वाटरी substance present in blood। सेकेंड थिंग क्या कहता है प्लाज्मा से रिलेटेड, कि प्लाज्मा जो है ना, ठीक है, ये आपके पूरे ब्लड वॉल्यूम का, ठीक है, ये 55% जो है कंसिस्ट करता है। सो रिमेंबर दैट कि इट कंसिस्ट 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आप ये बोलोगे कि जो आपका, देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका ब्लड फ्लो करता है, इसका मतलब क्या कि वो कंसिस्ट करेगा वाटर को, उसके अंदर भी क्या होगा, वाटर। पता है प्लाज्मा ना अपने पास 92% जो है ये वाटर को कंसिस्ट करता है। सोचो 92%, ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि प्लाज्मा कंटेन्स 92% ऑफ water, okay, so you can say it contains 92% of water, okay। और पता है वाटर के साथ ना ये इसेंशियल सब्सटेंस को भी कंसिस्ट करता है, जैसे क्या, हार्मोन्स, जैसे क्या, प्रोटीन, ठीक है, जैसे क्या, कुछ मिनरल्स जो आयनिक फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि आपका देखो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको भी प्लाज्मा क्या है, अपने पास कंसिस्ट करता है। और पता है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या ना, कि प्लाज्मा के पास एक ऐसा प्रोटीन होता है ना कि जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सपोज करो कि अभी मेरा हाथ ना यहाँ से कट गया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखोगे क्या कि यहाँ पे जो है एक ब्राउन कोटिंग जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो आपका क्लॉटिंग है, जो ब्राउन कोटिंग आया ना, इट इज कॉल्ड द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड को फ्लो करने से रोकना, तो उसमें भी प्लाज्मा क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन इज दैट कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एक इसेंशियल प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो है आपका 92% वाटर, और इसके साथ साथ क्या है कि मिनरल्स को भी कंसिस्ट करता है, मिनरल्स, ठीक है, लाइक Na+, लाइक Mg2+, ठीक है, कैल्शियम, मतलब ग्लूकोज, इन सबको भी क्या है कि आपका प्लाज्मा, हार्मोन्स, इन सबको भी क्या है ये कंसिस्ट करता है। कौन, दैट इज द प्लाज्मा। सो ऑलवेज रिमेंबर प्लाज्मा इट इज यूज्ड टू कंसिस्ट not only the water, it is also used to consist your essential
that minerals they are found into the ionic form, like sodium, magnesium, calcium, glucose, even it is present, hormones it is present, even ions it is present on its surface. Clear? Next important thing that कि जो आपका प्लाज्मा है ना, इट इज जस्ट यूज टू कंसिस्ट दैट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स. ओके, सो रिमेंबर दैट कि प्लाज्मा जो है इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स को अपने सरफेस पे कंसिस्ट करता है, जस्ट लाइक योर फिब्रिनोजेन. ओके, फिब्रिनोजेन. ओके, फिब्रिनोजेन ही आपका वो प्रोटीन है ना जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, एंड दैट फिब्रिनोजेन इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ plasma. So you will say that it contains important or essential proteins like your fibrinogen. Okay, second that is your albumin. Okay, and third one that it is your globulin. Okay, globulin. Okay, so actually these three proteins now, they are very important protein. What it is? Fibrinogen, albumin and आपका क्या है? Globulin. Okay, these are important proteins. They are found on the surface of your plasma. अब ध्यान से मेरी बात समझना. ये जो आपका फिब्रिनोजेन है ना, ठीक है, यही फिब्रिनोजेन जो है आपको फिब्रिन, ठीक है, स्ट्रैंड ऑफ द फिब्रिन, इसको ये रिलीज करता है, ठीक है, और वही फिब्रिन जो है ना ब्लड क्लॉटिंग में क्या है, हेल्प करता है. सो आई विल डिस्कस अबाउट दैट कि हाउ ब्लड क्लॉट्स, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट कि विच काइंड ऑफ द प्रोटीन इट इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लाज्मा. सो व्हाट इट इज? फिब्रिनोजेन, दैट इज द एल्ब्यूमिन, एंड थर्ड वन इज व्हाट, दैट इट इज द globulin. Okay, so all these are the essential proteins that it is found on the surface of the plasma. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि प्लाज्मा जो है आपका इसके अलावा क्या क्या चीजों को कंसिस्ट करता है, जरा मेरी बात को गौर से समझना. प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवन प्लाज्मा ही वो है ना जिसके ऊपर आपका ब्लड सेल जो है वो फ्लोट करता है, ठीक है. सो रिमेंबर दैट it also allow blood cell to float on its surface, so that it is also the property of the plasma that it allows blood cells to float on its surface. Okay, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये बताया जाता है ना कि आपका जो प्लाज्मा है, मेरी बात सुनना, ठीक है, प्लाज्मा पे मैंने क्या बोला कि एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. पता है, अगर आपका प्लाज्मा बिना अगर ब्लड क्लॉटेड एलिमेंट्स का होगा तो आप उसको बोलोगे सीरम. व्हाट इट इज कॉल्ड? सीरम. ठीक है, अगर प्लाज्मा के पास अगर कोगुलेशन फैक्टर नहीं मिलेगा, कोगुलेशन का मतलब क्लॉटिंग वाला, ठीक है, अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा ऐसे प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम. व्हाट इट इज कॉल्ड? सीरम. तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सीरम, तो याद रखना सीरम का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा विदाउट ब्लड, दैट इज द प्रोटीन्स दे आर जस्ट यूज टू क्लॉट द ब्लड. ठीक है, अगर वो प्रोटीन को अगर प्लाज्मा कंसिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो कोगुलेशन फैक्टर प्लाज्मा के पास नहीं होगा तो आप उसको क्या कहोगे? सीरम. ओके, तो सीरम का मतलब क्या? सीरम का मतलब आप याद रखना प्लाज्मा विदाउट, आई एम राइटिंग प्लाज्मा विदाउट द कोगुलेशन फैक्टर. कोगुलेशन का मतलब क्या? जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर के बिना अगर आपका प्लाज्मा है ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरम. ओके, सो इट्स इनफ टू नो अबाउट द प्लाज्मा कि प्लाज्मा हमारा है क्या. क्लियर? तो अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, दैट इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द प्लाज्मा. Now I am going to discuss about blood cell, that how many types of blood cell. So firstly if I will ask you what is blood cell, so what you will say? So very simple it is say that कि blood cell जो है आपका, it is such type of the cells which cannot be divided, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो. ओके, और ये एक स्पेशलाइज सेल होता है ना जो प्लाज्मा के ऊपर फ्लोट करता है. ओके,
ये चीज आप दिमाग में रखना कि जो ब्लड सेल है, ठीक है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है और ये प्लाज्मा के ऊपर क्या आपका फ्लोट करेगा। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या करता है कि ये आपका सेलुलर एलिमेंट्स है। क्या आपका बताओ? सेलुलर एलिमेंट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलर एलिमेंट्स। बात अगर हम लोग करते हैं कि जो ब्लड सेल है ये कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल, सो इट इज से दैट क्या ब्लड सेल इट इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। ओके, फर्स्ट यू आर नोइंग RBC, second that is the WBC, and third that is called the platelets. Okay, so there are the 3 different type of your blood cell. So first is what? First it is say that is what? It is your RBC. What it is? That is RBC. Okay, RBC means that red blood cell. What it is called? Red blood cell. Okay, and that RBC it is also called your erythrocyte. What it is called? What it is called? Erythro. Okay, so you can say that it is also called erythrocyte. Clear? Second, that is your WBC, white blood cell. Okay, so that of white blood cell it is called your leukocyte. What it is called? Leukocyte. Okay, leukocyte. And third one that it is called what? Platelets. And that platelet it is called your thrombocyte. What it is called? Thrombocyte. Thrombocytes. So see बच्चे, one by one I will discuss about all 3 different type of blood cell. First that is RBC. RBC means your red blood cell. Okay, सो क्वेश्चन अराइजेस कि इसका नाम क्यों पड़ा है RBC, ठीक है, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? रेडिन कलर, ठीक है। अब ये रेडिन कलर क्यों होता है, क्या वजह है इसके पीछे कि इसका जो कलर है वो रेड होता है? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना कि इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक रेड कलर पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। व्हाट इट इज कॉल्ड? हीमोग्लोबिन। तो याद रखना, जो रेड ब्लड सेल है ना इसके पास एक रेड पिगमेंट होता है, दैट इट इज कॉल्ड व्हाट? रेड पिगमेंट। एंड दैट रेड पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिन। पता है हेमोग्लोबिन क्या करता है? एक्चुअली ये जो आपका हेमोग्लोबिन है ना, ठीक है, ये आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है, ठीक है, और ये बाइंड करने के बाद आपके बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो कराता है, एज वेल एज जो आपके बॉडी में CO2 जनरेट हुआ है ना उसको आपके बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है। सो रिमेंबर, hemoglobin it is very important. Reason is that it helps in the transportation of oxygen as well as it also help in the transportation of CO2 from your body. Clear? So you can say hemoglobin helps in transportation of O2 as well as what? CO2. ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा। सेकेंड थिंग आपको क्या याद रखना होगा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, ठीक है, ये बना किस चीज से होता है? एक्चुअली ये आपका बना होता है आयरन और प्रोटीन का, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है आयरन प्रोटीन। ओके, सो रिमेम्बर ये बना होता है आपका आयरन और किस चीज से बताओ? प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने में क्या है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस RBC की, ठीक है, कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? याद रखना कि जो RBC है ना या WBC या आपका प्लेटलेट्स, ये बोलो कि जो आपका जो ब्लड सेल है ना, इन तीनों का जो फॉर्मेशन है एक ही जगह होता है, वो कि क्या है आपका? बोन मैरो, ठीक है। और ये जो आपका है RBC ना, एक्चुअली ये रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो आपका रेड ब्लड सेल है इसका फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? ये आपका रेड बोन मैरो में मिलता है। सो रिमेंबर कि जो RBC है या फिर आपका WBC या प्लेटलेट्स, इन तीनों का जो फॉर्मेशन है ना वो कहाँ होगा बताओ? इन तीनों का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन इन बोन मैरो, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है। चलो, इसको तो मैंने मतलब सब तीनों के साथ कंबाइन करके लिखा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस RBC का, ठीक है, किसका शेप कैसा होता है? याद रखना
कि मैमल्स के अंदर इस आरबीसी का जो शेप है ना वो बाय कनकेव शेप होता है। कनकेव मिरर कैसे होता है कि जैसे इधर इधर जो होता है आपका रिफ्लेक्टिंग, अब बाकी क्या होता है पॉलिश। तो ये जो होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है, अंदर से आपका इस तरह से मतलब केव लाइक का स्ट्रक्चर, बाहर से क्या होगा आपका पॉलिश। तो मैमल्स में ना ये आपको बाय कनकेव शेप में मिलता है। तो आप ये याद रखना, इन मैमल्स इट इज इन बाय कनकेव शेप। नेक्स्ट अगर मैं ये पूछूं, ठीक है, कि इसका लाइफ स्पेन कितने दिन तक होता है, ठीक है, पता है आपका जो आरबीसी है ना इसका लाइफ स्पेन बस 120 डेज का होता है, 120 दिन का। इसके बाद क्या होता है, ये डेड हो जाता है। और डेड होने के बाद कहाँ जाता है पता है, जब अगर ये डेड हो जाता है ना तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन आपको कहाँ मिलेगा, जो आपका जिसे रिबकेज है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड रिबकेज का ये जो स्टमक वाला जो पोर्शन है ना ऊपर, मतलब आप समझो कि यहाँ के राउंड क्या है कि आपको मिलेगा स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है ना ये ग्रेवयार्ड है किसका, आरबीसी का। सो रिमेम्बर कि इसका जो लाइफ स्पेन है ना, लाइफ स्पेन आरबीसी का वो है 120 डेज का, ठीक है। एंड आफ्टर 120 डेज क्या है कि जो इसका ग्रेवयार्ड है ना, ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड, वो इसको हम लोग क्या करते हैं स्प्लीन, यहाँ जाके क्या करता है ये खुद को ग्रेव, लिखोगे क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज व्हाट, इट इज स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये इसका ग्रेवयार्ड है, ठीक है, जहां जाके ये खुद को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, क्लियर। और स्प्लीन क्या है, स्प्लीन जो है ना ये आपका पार्ट ऑफ क्या है, इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्प्लीन। अब आ जाओ, अगर मैं ये पूछूं कि जो आरबीसी है ना, ठीक है, ये आपकी बॉडी में कितना होगा अराउंड, अगर मैं पूछूं कि अराउंड कितना आरबीसी होगा, पता है अगर 1 माइक्रोलीटर की बात करो, 1 लीटर की भी बात नहीं हो रही, 1 माइक्रोलीटर, पता है 1 माइक्रोलीटर में ना, 1 माइक्रोलीटर में ये जो आपका आरबीसी है 1 माइक्रोलीटर, it is, that is count what it is. If I will say कि count this one, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 10 lakh, okay, that is the 50 lakh RBC it can be found. So remember that कि 1 माइक्रोलीटर में आपको 50 लाख आरबीसी देखने को मिल सकता है। सोचो कितना ज्यादा आरबीसी प्रेजेंट होता है। बात करें साइज की तो बहुत छोटा होता है, ये नहीं कि काफी बड़ा होता है, वेरी स्मॉल साइज, दैट्स व्हाई इट कैन बी आल्सो ट्रेवल इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी में भी जाता है, ब्लड कैपिलरीज काफी फाइन ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी ये आपका ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जो आरबीसी है ना, ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी बॉडी पे क्या है, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जो है ना वो क्या करता है कि आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है पूरी बॉडी पार्ट में। एंड सेकेंड थिंग क्या कि पूरी बॉडी से CO2 को लेके हार्ट में देता है, और हार्ट से कहा ये लंग्स, और लंग्स से क्या आपके बॉडी से सीधे बाहर जाता है। सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आरबीसी, दैट इट इज व्हाट, इट इज द हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट थिंग अगर आप देखो ना तो मैमल्स के अंदर जो आपका आरबीसी है ना दैट इट इज इन्यूक्लिएटेड, सुना मेरी बात, इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या, विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। आपको आरबीसी में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड, आरबीसी इज इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, इट इज विदाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये विदाउट न्यूक्लियस क्यों होता है, क्या वजह होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज से दैट ना कि टू एकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन लार्ज नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करने के लिए ही क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। रीजन इज दैट कि इसको एकोमुलेशन किसका कराना होता है, हेमोग्लोबिन का, और इसके वजह से क्या है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और सेकेंड थिंग क्या करता है कि अगर आप देखोगे आरबीसी ना तो ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं करता है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन को प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हुआ आपका आरबीसी का। तो इतना याद रखना कि जो आरबीसी है ना मैमल्स के अंदर बाइकनकेव शेप में मिलेगा। सेकेंड थिंग क्या कि इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि ये आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन को प्रोसीड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे WBC, ओके, दैट इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइड, कि व्हाट इज दिस ल्यूकोसाइड।
ना सी बच्चे, ल्यूकोसाइट ये एक्चुअली जो WBC है ना, ये हमारे बॉडी का फाइटिंग एजेंट है, ठीक है, ये हमारे बॉडी का एंटीबॉडी है। अब ये जो एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करता है कि जो WBC है ना, ये जब भी कोई अगर मान लो कि हमारे बॉडी पे कोई जर्म्स अगर अटैक करता है, कोई पैथोजन से अगर अटैक करता है, मान लो कि कोई वायरस, जैसे कि अभी कॉमन कोल्ड एंड कफ, मेरा भी आवाज बारी बारी सा है, रीजन इज दैट कि कॉमन कोल्ड एंड कफ, ठीक है, तो ये वायरल डिजीज है। अगर ये वायरल डिजीज अगर मान लो कि आपके ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो ऑन दैट इमीडिएट कंडीशन ना कि जो आपका WBC वो एक्टिव हो जाता है, और जैसे वो एक्टिव होता है तो इस पैथोजन के साथ क्या वो फाइट करता है, ठीक है। अब ये दो केस होगा, हो सकता है कि जो पैथोजन है वो जीत जाए, या हो सकता है कि जो आपका WBC है वो जीत जाए, ठीक है। अगर आपका WBC जीता, ठीक है, तो आपको वो बीमारी नहीं होने वाला, मीन्स कि अगर मान लो कि कॉमन कोल्ड एंड कफ अगर आपके ऊपर अटैक किया तो आपको कॉमन कोल्ड कफ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका WBC हार गया, ठीक है, तो यू विल बी सफर फ्रॉम दैट कॉमन कोल्ड एंड कफ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि हमारी बॉडी का जो एंटीबायोटिक है ना, एंटीबॉडी, वो कौन है आपका WBC, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो WBC है दैट इट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल, व्हाट इट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल। आखिर ये व्हाइट ब्लड सेल जो है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड सेल एक्चुअली ये कलरलेस होता है, ये दिमाग में रखना। आपका जो RBC था ये क्या था आपका रेड इन कलर, लेकिन ये जो आपका WBC है ये क्या होता है आपका कलरलेस, क्या होता है आपका कलरलेस। एंड सेकेंड थिंग क्या कि इसका कोई सेफ फिक्स नहीं होता, दैट इट इज इरेगुलर सेल, और ये शिकार भी ना बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे अमीबा करता है। अमीबा क्या है कि उसके पास फॉल्स फिट होता है, वो गया और अपने प्रे को पकड़ता है, ठीक है, और उसको इंगल्फ करता है। इसीलिए अगर अमीबा अगर मान लो कि अगर अपने प्रे को पकड़ के इंगल्फ करता है ना, तो दैट इट इज कॉल्ड द फेगोसाइटोसिस। पता है आपका जो WBC है ना, ये भी फेगोसाइटोसिस को ही क्या करता है, शो करता है, बिल्कुल अमीबा की तरह। अमीबा की तरह इसके पास क्या इरेगुलर शेप होता है, कोई भी अगर जर्म्स आया उसके ऊपर अटैक करेगा और उसको क्या करता है, ये इनगल्फ करता है, ठीक है। सो रिमेम्बर कि ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये कलरलेस होता है, और ये हमारे बॉडी का क्या होता है, एंटीबायोटिक। और शेप कैसा, इरेगुलर, ये कैसा होता है आपका इरेगुलर, लाइक क्या अमीबा, लाइक अमीबा। ये अमीबा की तरह क्या है कि अपने शेप को है शो करता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट इनगल्फ germs, okay, and showing phagocytosis process, showing what, phagocytosis। अमीबा जैसे क्या करता है कि अपने प्रे को पकड़ के अपने अंदर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो आपका जो WBC ये भी क्या आपको फेगोसाइटोसिस को शो करता है। चलो इसके अलावा हम लोग क्या क्या देखते हैं, पता है ये जो हमारा WBC है, ठीक है, ये हमारे बॉडी का एक्चुअली माना जाता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इसको हम लोग सेल ऑफ आर इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेल ऑफ आर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम का ये सेल है, ठीक है, जो फाइट करता है विद द डिजीजेस, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक है क्या भाई, ये प्रोटीन है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, जर्म से फाइट करने में ये हेल्प करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ WBC कि WBC के कितने टाइप्स हैं। देखो बच्चे, WBC जो है ना इसके 2 टाइप्स हैं, वन दैट इज रिलेटेड टू द ग्रेन्स, अदर इट इज रिलेटेड टू नॉन ग्रेन। तो जो आपका ग्रेन से जो रिलेटेड है ना, दैट दे आर कॉल्ड योर ग्रैन्युलोसाइट, ओके। और जो ग्रेन से रिलेटेड नहीं है ना, दे आर कॉल्ड व्हाट, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है आपका टाइप्स ऑफ WBC। फर्स्ट दैट इज व्हाट, ग्रैन्युलोसाइट, एंड दैट इज ए ग्रैन्युलोसाइट। नाम से समझना, ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब कि वो WBC जो अपने साइटोप्लाज्म पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को प्रेजेंट करता है ना, दैट इट इज कॉल्ड योर ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके। और वो WBC जिसके साइटोप्लाज्म पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, दैट इट इज कॉल्ड क्या, ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग को ये देखना है कि अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कितने तरह के आपके WBC होंगे। ध्यान से देखना बच्चा,
जो फर्स्ट है ना दैट इट इज कॉल्ड एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स का ही जो है आपका नेक्स्ट नेम दैट इट इज कॉल्ड ईओ, इसको ईओ बोलोगे, ईओसिनोफिल्स, ठीक है, याद रखना एसिडोफिल्स और इट इज आल्सो कॉल्ड ईओसिनोफिल्स, ठीक है। ये जो आपका एसिडोफिल्स या जो आप बोलते हो ईओसिनोफिल्स है ना, एक्चुअली क्या है कि इसका मेन काम कि एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी को जो है ये क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। एंटी एलर्जिक का मतलब क्या कि बहुत लोगों को बहुत चीजों से क्या होता है, एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी से हटाने के लिए ये क्या करता है कि एंटी एलर्जिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराता है। तो याद रखना जो हमारा एसिडोफिल्स है या जो आपका ईओसिनोफिल्स है, ठीक है, ये क्या करता है कि एंटी एलर्जिक सब्सटेंस को जो है ये रिलीज कराता है, या यूं बोलो कि इसकी खुद की जो प्रॉपर्टी हो क्या है, एंटी एलर्जिक, ठीक है। तो ये जो आपका एसिडोफिल्स है ये क्या है आपका एंटी एलर्जिक, ठीक है। और मोस्टली जो ये आपका है ना टोटल WBC का 2 to 5% ये पार्ट को कंसिस्ट करता है, 2 to 5%। तो ये याद रखना ना कि ये जो है आपका 2 to 5%, ठीक है, ऑफ WBC को ये कंसिस्ट करता है, कौन, एसिडोफिल्स या ईओसिनोफिल्स, क्लियर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना। नेक्स्ट जो है आपका वेजोफिल्स, ठीक है, देखो ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे तो एटलीस्ट याद होगा ना, एसिड बेस और आपका क्या होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। तो एसिडोफिल्स इट इज रिलेटेड टू द एसिड, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, तो ऐसे आपको इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेसोफिल्स, तो जो बेसोफिल्स है ना ये आपके टोटल WBC का ये 1%, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है, क्लियर। सेकेंड थिंग क्या कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रेशन ऑफ 2 important substance, one that is heparin and second is that the histamine, ठीक है, ये याद रखना। हेपरिन और जो आपका हिस्टामिन है ना ये जो है आपका एंटी कोगुलेशन प्रॉपर्टी, मीन्स क्या कि ब्लड को कोगुलेट करने से क्या करता है, ये रोकता है, एंड दैट इट इज सीक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ योर बेसोफिल्स, क्लियर। So it is say that कि they are just used to secrete heparin and what it is the histamine. So you can write that it is used to secrete heparin and histamine. और ये जो आपका हेपेरिन और जो हिस्टामिन है ना ये क्या आपका एंटी कोगुलेशन, ठीक है, ये ब्लड को कोगुलेट करने से क्या है ये रोकता है, कौन, ये वाला हेपरिन और क्या हिस्टामिन। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या, एंटी कोगुलेशन प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका क्या न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स है ना ये क्या करता है, एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, ये चीज आप याद रखना कि ये टोटल WBC का 62% जो है ये कंसिस्ट करता है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंसिस्ट 62% ऑफ टोटल WBC। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि इट हैज फेगोसाइटिक इन नेचर। देखो फेगोसाइटिक का मतलब क्या, अमीबा वाला बात अगर याद होगा कि अमीबा जब भी अगर उसको अपने प्रे को पकड़ना होता है तो वो क्या करता है, उसको पकड़ा सीडोपोडिया के हेल्प से और अपने बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स है ये पार्ट किसका है, WBC का ना, तो ये भी वही काम करता है, ये फेगोसाइटिक नेचर को शो करता है, मीन्स जर्म्स को जो है ये इनगल्फ करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि दैट न्यूट्रोफिल्स इट इज यूज्ड टू इनगल्फ दैट that of the pathogens, okay, so remember that it is what, that it is neutrophils। तो न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन क्या है कि इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर, और कितना ये WBC को कंसिस्ट करता है, दैट इट इज द 62%। तो याद रखना इसका नेचर कैसा, फेगोसाइटिक, ठीक है, फेगोसाइटिक का मतलब कि ये क्या करेगा, जो पैथोजेन से उसको इनगल्फ कर जाएगा। सो यू कैन राइट इनगल्फ पैथोजेंस, क्लियर, ये इसका फंक्शन। नेक्स्ट इसमें आ जाओ ए ग्रैनुलोसाइट्स, इतना काफी है, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका एसिडोफिल्स और इसको हम लोग क्या करते हैं ईओसिनोफिल्स, ये जो है आपका 2 to 5% जो है ये WBC को कंसिस्ट करता है। मेन चीज क्या कि ये एंटी एलर्जिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या जो बेसोफिल्स है ये क्या है आपका बताओ, इट इज यूज्ड टू सीक्रेट 2 important सब्सटेंस दैट इट इज कॉल्ड हेपरिन एंड हिस्टामिन। ये एंटी कोगुलेशन एज वेल एज ये जो है ना एंटी कोगुलेशन और एंटी एलर्जिक
इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या है, ये कंटेन करता है। कौन? हेपरिन एंड हिस्टामिन। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका न्यूट्रोफिल्स, ये 62% जो है टोटल डब्ल्यूबीसी को कंसिस्ट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट इज फेगोसाइटिक इन नेचर, मीन्स इट इज जस्ट यूज टू इनगल्फ दैट ऑफ द जर्म्स पार्टिकल्स और दैट पैथोजेंस विच आर यूज टू अटैक ऑन आवर बॉडी। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा दैट इट इज रिलेटेड टू योर ग्रैनुलोसाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, जो क्या है कि ग्रैन्यूल्स को कंसिस्ट नहीं करता है अपने साइटोप्लाज्म पे। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका लिम्फोसाइट और क्या आपका बताओ मोनोसाइट, ये दो आता है किसके अंदर, ए ग्रैनुलोसाइट्स। देखो बच्चे ये जो आपका लिम्फोसाइट्स है ना, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि सिक्रेट करता है एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या कि जर्म्स के साथ ये फाइट करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका लिम्फोसाइट है ना, इट इज जस्ट यूज टू सिक्रेट एंटीबायोटिक्स विच फाइट विद द जर्म्स और पैथोजेंस। बात अगर हम इसकी करें मोनोसाइट्स की, तो जो मोनोसाइट्स है ना, ये आपका क्या करता है कि जर्म्स वगैरह को इनगल्फ करता है। मतलब यहाँ पे दो चीज समझ में है ना, इसका न्यूट्रोफिल्स और इसका जो मोनोसाइट्स है, ये दोनों क्या करता है कि जो आपका जो पैथोजेंस है उसको क्या करता है, ये इनगल्फ करता है। तो याद रखना कि इसका जो मेन काम क्या है, इट इज यूज टू इनगल्फ पैथोजेन पैथोजेन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स क्या है, ये एक्ट करता है एंटीबायोटिक इन आवर बॉडी। और एंटीबायोटिक का मतलब क्या कि ये जर्म्स वगैरह से फाइट करने में हेल्प करता है। सो रिमेंबर कि ये जो आपका लिम्फोसाइट्स है, इट एक्ट्स एज एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके पार्ट्स हैं डब्ल्यूबीसी के। फर्स्ट दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स, सेकेंड इज ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलो के अंदर आएगा एसिडोफिल्स दैट इट इज, एंड यू कैन आल्सो से इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स जो है 2 to 5% डब्ल्यूबीसी को कंसिस्ट करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट इज एंटी एलर्जिक इन नेचर। बेसोफिल्स जो है आपका 1% कंसिस्ट करता है और ये जो है आपका सिक्रेट करता है हेपरिन और क्या है हिस्टामिन को। और ये हेपरिन और जो हिस्टामिन है ये एंटी कोगुलेशन या आप क्या बोलोगे एंटी एलर्जिक इन क्या होता है नेचर। बात अगर करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स क्या आपका फेगोसाइटिक इन नेचर होता है। जो भी कुछ अगर जर्म्स पैथोजेंस अगर हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो उसको क्या करता है, ये इनगल्फ कर जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी ए ग्रैनुलोसाइट्स की, तो ए ग्रैनुलोसाइट्स जो है ये दो पार्ट को कंसिस्ट करता है दैट इट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फो जो है एक्ट करता है एंटीबॉडी और जो मोनोसाइट्स है ये एक्ट करता है और यू कैन से इट इज यूज टू इनगल्फ व्हाट, इट इज यूज टू इनगल्फ पैथोजेंस। तो ये हमारा क्या था डब्ल्यूबीसी। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इट इज द प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट्स जो है ना ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। सो प्लेटलेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ दैट प्लाज्मा एक्चुअली हेल्प इन दैट ब्लड क्लॉटिंग और दैट इट इज द ब्लड कोगुलेशन। सो राइट नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दैट प्लेटलेट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स है क्या। एक्चुअली जो प्लेटलेट्स है ना इसका जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना कि ये आपका डब्ल्यूबीसी की तरह ये भी क्या इरेगुलर शेप को शो करता है और ये भी प्लाज्मा के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो आप याद रखना कि प्लेटलेट्स जो है ना ये भी क्या है इरेगुलर शेप को शो करता है, इरेगुलर शेप, ठीक है। और ये भी जो है प्लाज्मा के ऊपर क्या करता है आपका फ्लोट, ये भी क्या करेगा फ्लोट ऑन प्लाज्मा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या ना कि ये जो प्लेटलेट है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो याद रखोगे इट helps in blood clotting और blood coagulation, ठीक है। अभी कैसे करता है, तो कहता है क्या है कि प्लेटलेट्स के पास ना एक केमिकल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि क्लॉट करने में ब्लड को हेल्प करता है, जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलोगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखना प्लेटलेट के पास ना एक केमिकल होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इसको क्या कहा जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके।
थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड कोआगुलेशन में। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना होगा कि ये जो है प्लेटलेट्स, ठीक है, इरेगुलर शेप में मिलेगा। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स, ये भी प्लाज्मा के ऊपर फ्लोट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये हेल्प करता है ब्लड कोआगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में। रीजन क्या कि ये कंटेन करता है अपने सरफेस पे एक केमिकल, उस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसी के हेल्प से जो है ब्लड आपका क्लॉट करता है। अब अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट हाउ द ब्लड इट इज क्लॉटेड, ओके, कि ब्लड जो क्लॉट करता है इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, कैसे आपका ब्लड क्लॉट करता है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो है ना वो अपने पास जो है फिब्रिनोजेन को कंसिस्ट करता है। फिब्रिनोजेन, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोटीन जो क्या करेगा कि अगर मान लो कि कोई कट वगैरह नहीं है, कोई बाउंस वगैरह नहीं है, तो उस कंडीशन में ना ये इनएक्टिव मोड में रहता है, ठीक है, ऑन द प्लाज्मा। लेकिन जैसे ही कोई अगर मान लो कट मार्क लगा तो उस कंडीशन में ये फिब्रिनोजेन ना एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही एक्टिव होता है तो ये फिब्रिन स्ट्रेंड को क्या है कि ये जनरेट कराता है, ठीक है। अब ये फिब्रिन कैसे जनरेट होता है और कैसे आपका ब्लड जो है प्लाज्मा और प्लेटलेट के हेल्प से ये कोगुलेट करता है ना, वो एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म जो आपका ब्लड क्लॉटिंग का है ना, एक्चुअली इट इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट एंड वन ऑफ द सिस्टम दैट इट इज कॉल्ड द थ्रोम्बो सिस्टम, ठीक है। ये चीज याद रखना, प्लेटलेट और थ्रोम्बो सिस्टम के हेल्प से ही आपका जो ब्लड है वो क्लॉट करेगा। अब देखो कैसे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है ना ये टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ, ओके, दैट थ्रोम्बिन, ओके, एंड thrombin that it is the enzymes which helps in the production of fibrin। अब वो देखो कैसे, तो नॉर्मली क्या करता है कि जो प्लाज्मा है, बात करें प्लाज्मा की करें तो प्लाज्मा के पास जो है एक प्रोटीन होता है जिसको क्या कहा जाता है, फिब्रिनोजेन, ठीक है, फिब्रिनोजेन, ठीक है। ये फिब्रिनोजेन जो है ये पहले क्या इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये चीज आप दिमाग में रखना कि ये इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब इसको एक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको एक्टिव बनाने के लिए ना यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत होती है, और वो जो एंजाइम होता है दैट इट इज कॉल्ड द थ्रोम्बिन। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है ना ये क्या करता है, इस फिब्रिनोजेन को एक्टिव कराता है और फिब्रिन को क्या है, रिलीज कराता है। तो याद रखना, इस फिब्रिनोजेन पे जो आपका थ्रोम्बिन है ना वो एक्टिव होगा, और थ्रोम्बिन जैसे ही एक्टिव होगा ये क्या करेगा, फिब्रिन को रिलीज कराएगा, ठीक है। और यही फिब्रिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब जरा ध्यान से, अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से आया, ठीक है, तो थ्रोम्बिन जो है ना एक्चुअली ये आपका प्रोड्यूस होता है प्रोथ्रोम्बिन से। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है ना ये एक प्रोटीन है जो कि क्या है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। सुना मेरी बात, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है कि थ्रोम्बिन को रिलीज करना, और थ्रोम्बिन क्या करेगा कि ये जो है आपका फिब्रिनोजेन इसको एक्टिव करेगा और फिब्रिन को क्या करेगा, प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। तो थ्रोम्बिन कहाँ से आया, तो थ्रोम्बिन जो है ये आपका आता है प्रोथ्रोम्बिन से। कहाँ से आता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये रिलीज किसको करता है, थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन क्या है आपका एक एंजाइम, ठीक है। पता है यहाँ जो ये रिएक्शन सारा प्रोसीड किया ना, इन सारे रिएक्शन को प्रोसीड कराने में यहाँ एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है जिसको कहा जाता है आपका थ्रोम्बोकिनेज। क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोकिनेज, याद रखना, थ्रोम्बोकिनेज। ये जो है थ्रोम्बोकिनेज ना एक एक्चुअली एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना एक्चुअली ये सारे रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ना वो थ्रोम्बिन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। थ्रोम्बिन जो है वो जस्ट लाइक एंजाइम एक्टिव होके क्या करेगा, फिब्रिनोजेन से आपका क्या करेगा, फिब्रिन को रिलीज कराएगा, और यही फिब्रिन जो है ना आपका क्या करेगा कि प्लेटलेट के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके वो क्या करेगा कि पर्टिकुलर बाउंड के ऊपर जो है सराउंड होगा, और उसके बाद क्या करेगा कि कोटिंग बनाएगा, और कोटिंग बनाने के बाद क्या करेगा कि उसको जो है उसको हार्ड सरफेस बनाता है, जो कि आप देखे होंगे कि ब्राउन कोटिंग धीरे धीरे जमा हो जाता है।
और उसके बाद फिर क्या कि वो जो आपका ब्लड फ्लोटिंग जो है, सॉरी, जो ब्लड जो आपका फ्लो कर रहा है उसको क्या करता है, वो स्टॉप करता है। तो ये याद रखना कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ना, ये टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट एंड दैट ऑफ द थ्रोम्बिन सिस्टम। तो ये जो आप सिस्टम देख रहे हो, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बिन सिस्टम। और ये थ्रोम्बिन सिस्टम जो है ये टेक प्लेस करता है किसमें, ये याद रखना, ये प्लाज्मा के हेल्प से रिलीज हुआ। और दूसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका प्लेटलेट। तो ये प्लेटलेट और ये जो आपका फिब्रिन है, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे हम राइटिंग कि जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स और ये जो आपका फिब्रिन है, ठीक है, ये दोनों, जो प्लेटलेट और जो आपका फिब्रिन, ये दोनों क्या करेगा, कंबाइन होगा। और कंबाइन होने के बाद क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग इन दोनों की ही वजह से होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कराएगा। याद रखना कि जो आपका, ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स है क्या, एक्चुअली ये टाइनी सेलुलर आपका एलिमेंट है, जो कि आपको पता है काफी छोटा, ठीक है। ये आपका ब्लड सेलुलर एलिमेंट्स है जो कि ब्लड में फ्लॉट करते रहता है। और यही प्लेटलेट्स, ठीक है, और आपका फिब्रिन कंबाइन होकर क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कराएगा। और ब्लड आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर कहीं पे भी अगर कट मार्क से कोई भी बाउंड है तो वहां से फ्लो करना स्टॉप करेगा। तो ये हमारा क्या था, थर्ड, दैट इट इज द प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ब्लड क्लॉटिंग, की ब्लड कैसे क्लॉट करता है, बस याद रखना, फिब्रिन और प्लेटलेट्स ये दोनों अगर कंबाइन होगा तो क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग कराएगा। और ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या, forming a thick brownish coating over that of the bound and it is taking place with the help of that is the thrombin system as well as what, platelets, ठीक है, clear।